everyone, this is Shafalvin and you are watching my channel Smart Biology. Students, हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे, धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हुए हम उसके एंड में आ गए हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल के बारे में। C4 चक्र यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो कि C3 साइकिल के साथ में एक ऑल्टरनेटिव या एक ऑप्शन के रूप में साइकिल प्रेजेंट होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरी क्लासेस समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिल सकें। आपको लास्ट क्लासेस से या आज की जो क्लास है इससे किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं C4 चक्र या C4 साइकिल, जो कि C3 साइकिल का एक ऑल्टरनेटिव पाथवे है। C4 साइकिल को हैच एंड स्लैक साइकिल भी कहते हैं। हैच एंड स्लैक साइकिल नाम से आपको पता चल रहा है, दो साइंटिस्ट हैं हैच और स्लैक, जिन्होंने इस साइकिल को कुछ प्लांट्स में डिस्कवर किया है, इसलिए इसको कहा जाता है हैच एंड स्लैक साइकिल। और भी कुछ नाम है इसके जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हैच एंड स्लैक ने इसको डिस्कवर किया, इसलिए इसको हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। अब देखें इसे C4 साइकिल क्यों कहा जाता है। जैसे हमने C3 साइकिल में पढ़ा कि उसका जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन का होगा। जो सबसे पहले जो कंपाउंड बनता है उसके पास कितने कार्बन है? 3 कार्बन, इसलिए उसको बोलते हैं C3 साइकिल। उसी तरह से जब CO2 को फिक्स किया जाएगा, यहाँ पर भी CO2 का फिक्सेशन होगा और यहाँ पर भी क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। तो जब CO2 को फिक्स किया जाएगा तो इससे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है, जो सबसे पहला स्थायी उत्पाद बनता है, इस स्थायी उत्पाद के पास में होते हैं टोटल कितने कार्बन? 4 कार्बन, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? C4 साइकिल। तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड कौन है उसके बारे में हम बात करेंगे, बट उससे पहले जो CO2 है, इस CO2 को कोई फिक्स भी तो करेगा ना। जैसे C3 साइकिल के अंदर CO2 का फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर होता है RUBP, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। उसी तरह से यहाँ पर C4 साइकिल के अंदर जो फर्स्ट एक्सेप्टर होता है CO2 का, ये होता है PEP, फोस्फो इनॉल पाइरुवेट। इसे फोस्फोइनॉल पाइरुवेट कहते हैं। और ये जो फोस्फोइनॉल पाइरुवेट है, इसके पास में होते हैं टोटल 3 कार्बन्स। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पाइरुवेट मीन्स पाइरुविक एसिड, तो पाइरुविक एसिड के साथ फोस्फेट जुड़ा हुआ है, तो पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। जब इसके साथ में CO2 बाइंड होती है, CO2 के पास कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन। तो दोनों जब कंबाइंड हो जाते हैं तो ये मिलके एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं, जो है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर कौन हो गया? PEP या फोस्फोइनॉल पाइरुवेट। CO2 से बाइंड होगा तो क्या बनाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं, इसलिए क्या कहते हैं? C4 साइकिल। अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, दैट मींस इसके पास क्या होंगे? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इसके पास में होते हैं टोटल 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसलिए ये जो साइकिल है इस साइकिल को डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? डाई कार्बोक्सिलिक। नाम से हमें पता चल रहा है कि इसके पास में कितने कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम इसे DCC भी कह सकते हैं या DCP भी कह सकते हैं, बिकॉज ये एक पाथवे है। तो इस तरह से C4 साइकिल क्यों कहा, इसके बारे में हमने बात कर ली। अब C4 साइकिल कौन से प्लांट्स में होता है, पहले उसके बारे में बात करेंगे, और उनमें ही क्यों होता है फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखें, C4 साइकिल से पहले हमने C3 साइकिल पढ़ा है, और C3 साइकिल जो है वो क्या है? हर प्लांट में प्रेजेंट है। ऑल प्लांट्स, जितने भी पादप हैं सभी पादपों में C3 साइकिल प्रेजेंट होगा।
लेकिन ऐसे प्लांट जिनमें C3 के साथ साथ C4 साइकिल भी हो और वहां पर C4 साइकिल प्राइमरी हो, प्राथमिकता किसको दी जाएगी? C4 साइकिल को। तो उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? C4 प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, चाहे कोई एल्गी हो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स हैं सब में C3 मेन साइकिल होता है। एंजियोस्पर्म पादपों की, एंजियोस्पर्म या इन्हें हम कहते हैं आवृत बीजी पादप। तो एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी पादपों की अप्रोक्सीमेटली 485 जातियां या स्पीशीज ऐसी हैं जो कि कैसे होते हैं? C4 प्लांट्स होते हैं। इनके भी दो टाइप हैं, मीन्स कुछ डाइकोट प्लांट्स और कुछ मोनोकोट प्लांट्स। दोनों के अंदर C4 प्लांट्स पाए जाते हैं। डाइकोट को हम बोलते हैं द्विबीजपत्री, बिकॉज इनमें दो तरह के बीजपत्र होते हैं, और मोनोकोट को हम कहते हैं एक बीजपत्री, क्योंकि इनके अंदर सिर्फ एक ही बीजपत्र पाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डाइकोट और मोनोकोट के, जिसके अंदर C4 प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि हमने डाइकोट की बात की है, तो डाइकोट के कुछ प्लांट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल सालसोला, स्यूडा भी कहते हैं इसको। इसी तरह से जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, मोनोकोट प्लांट्स के भी हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है बाजरा या मिलेट, इसको हम कहते हैं। पेनिसिटम अमेरिकाना इसका नाम है, पेनिसिटम अमेरिकाना। ठीक है, पेनिसिटम टाइफोइडिस भी एक वैरायटी होती है। इसी तरह से जियामेज क्या होता है बच्चों? जियामेज होता है मक्का या मेज। तो इसके ये भी कौन सा प्लांट होता है? डाइकोट प्लांट है। इसी तरह से गन्ना होता है, जैसे कि इसे कहते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम, या क्या कहेंगे इसको? शुगर केन। जो शुगर केन है, जो गन्ना है, उसके वो भी कैसा प्लांट होता है? C4 प्लांट है। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ, दैट इज सोरघम वल्गैर जो है, इसे हम कहते हैं ज्वार। तो ज्वार जो है ये भी क्या होता है? सोरघम या ज्वार कहा जाता है। ये भी क्या है? C4 प्लांट है। तो इस तरह से कुछ C4 प्लांट्स होते हैं, और जो जिसमें डाइकोट और मोनोकोट दोनों को हम इंक्लूड करते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जो C4 प्लांट्स हैं, C4 प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या है कि ये C4 साइकिल कैरी करते हैं। C4 C3 दोनों तरह का साइकिल होता है। तो देखें, ये जो हेचेनस्लेक या C4 साइकिल है, ये प्रेजेंट होता है किसके अंदर? लीफ के अंदर। कोई सा भी C4 या C3 या फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस मेनली कहाँ होती है? लीफ में। तो ये जो C4 प्लांट्स होंगे, इन C4 प्लांट्स की लीफ के अंदर, इसमें इनकी लीफ या इनकी पर्ण में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं? C4 प्लांट्स कहलाते हैं, और इनमें C4 साइकिल होता है। देखें, वो जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमी, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उसे एनाटॉमी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है? क्रेन्स एनाटॉमी, या इसे हम कहेंगे क्रेन्स शारीरिकी। तो क्रेन्स एनाटॉमी या क्रेन्स शारीरिकी पाई जाती है C4 प्लांट्स में। अब क्रेन्स शारीरिकी होती क्या है? देखें, यहाँ पे नाम लिखा है क्रेन्स। शारीरिकी या एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर। क्रेन्स मीन्स होता है वृत्त या घेरा, मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसी मालाकार या एक राउंड स्ट्रक्चर होगी जिसकी वजह से C4 प्लांट्स के अंदर C4 साइकिल प्रेजेंट होगा। अब देखें, हम यहाँ पर कम्प्लीटली लीफ की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से लीफ की स्ट्रक्चर के अंदर C4 साइकिल पाया जाता है। इस तरह से जो लीफ होती है, लीफ के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी या फिर क्रेन्स शारीरिकी पाई जाती है। ये हमने एक C4 लीफ की स्ट्रक्चर बनाई है, एक C4 पर्ण की स्ट्रक्चर बनाई है। देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि नॉर्मली कोई भी लीफ हुई तो उसके अंदर पाई जाती है एक तो अपर एपिडर्मिस। तो आप देख सकते हैं अपर एपिडर्मिस होगी या फिर ऊपरी अधिचर्म होती है, और उसी तरह से क्या पाई जाती है? लोअर एपिडर्मिस। तो जैसे कि नॉर्मल लीफ होंगी उसी तरह से इनके अंदर भी दो तरह की एपिडर्मिस होंगी। मेन बात हम करते हैं
जो लीफ है, लीफ के अंदर दो जगह पर साइकिल होते हैं, मीन्स जो डार्क रिएक्शन है वो दो अलग अलग जगह पर होती है। एक तो होती है किसके अंदर, मीजोफिल में, जो कि नॉर्मली हम पढ़ रहे हैं C3 प्लांट्स के अंदर में भी यहीं पर ही होती है। तो एक तो होती है मीजोफिल में या पर्णमध्योतक में। आप अंदर देख सकते हैं यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं और इन दोनों को हम कंबाइनली कहते हैं वस्कुलर बंडल, या क्या कहा जाता है, संवहन पूल। तो ये तो है संवहन पूल, क्योंकि ये वस्कुलराइजेशन या फिर संवहन का काम करते हैं। इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऐसी सेल्स की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। सिंगल लेयर भी हो सकती है, डबल लेयर भी हो सकती है। ये लेयर क्या कर रही है, बंडल्स को कवर कर रही है, इसलिए इसको कहा जाता है बंडल शीथ या पुलाच्छद। तो इस तरह से जो C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स के अंदर दो तरह की स्ट्रक्चर होती है, एक तो होती है मीजोफिल और एक क्या कहलाती है, बंडल शीथ, और दोनों के अंदर ही इनका डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब इनमें होता क्या है, जो मीजोफिल है, मीजोफिल के अंदर लाइट रिएक्शन भी होती है और डार्क रिएक्शन भी होती है। प्रकाश अभिक्रिया भी होगी और डार्क रिएक्शन होगी, मीन्स अंधकार अभिक्रिया भी होती है। लेकिन जो बंडल शीथ है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, डार्क रिएक्शन, इसके अंदर लाइट रिएक्शन नहीं होती। हमने ये पढ़ा है कि जो मीजोफिल सेल्स हुई, मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट्स हैं, ग्रेना एंड स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना पार्ट होता है उसके अंदर लाइट रिएक्शन और जो स्ट्रोमा पार्ट होता है उसमें डार्क रिएक्शन होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो C4 प्लांट्स हैं, इन C4 प्लांट्स के जो क्लोरोप्लास्ट हैं, ये क्लोरोप्लास्ट दो टाइप के होते हैं। हरित लवक क्या होंगे, यहाँ पर दो टाइप के होंगे। इसको हम डाइमॉर्फिक या फिर द्विरूपी हरित लवक भी कहते हैं, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं। दो टाइप के क्लोरोप्लास्ट कौन कौन से हुए, एक होता है जिसे कहते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट और एक होता है जिसे कहते हैं एग्रेनल या अग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, या इसको हम कह सकते हैं ग्रेना रहित हरित लवक और इसको हम कहेंगे ग्रेना सहित। हिंदी में आपको नाम से पता चल रहा है, इंग्लिश में भी नाम से पता चल रहा है कि ग्रेनल और एग्रेनल का मीनिंग क्या है। ग्रेनल का मतलब तो क्या हुआ, जिसमें ग्रेना प्रेजेंट होगा, और ये ग्रेना कहाँ प्रेजेंट होगा, मीजोफिल में, पर्णमध्योतक में। क्यों होगा वहाँ पर, क्योंकि अभी हमने बात की है कि पर्णमध्योतक में लाइट रिएक्शन भी होगी, डार्क रिएक्शन भी होगी। जबकि जो एग्रेनल है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बंडल शीथ में। अब बंडल शीथ का जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ग्रेना तो है ही नहीं, और जब ग्रेना नहीं है तो वहाँ पर लाइट रिएक्शंस भी नहीं होंगी। तो वहाँ सिर्फ क्या होती है, डार्क रिएक्शन, मीन्स जो C4 C3 साइकिल है वो रिएक्शन यहाँ पर हो सकती है, उनकी रिएक्शंस। और जो मीजोफिल है, मीजोफिल के अंदर क्या होगी, लाइट रिएक्शंस भी होंगी और डार्क भी होगी। तो लाइट रिएक्शन के लिए चाहे C4 हो, C3 हो या कोई भी प्लांट हो, उसके लिए सिर्फ क्या होता है, मीजोफिल ही होता है। जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं, उन C4 प्लांट्स के अंदर डार्क रिएक्शन के लिए एक और साइट आ जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, बंडल शीथ कहते हैं। अब लास्ट एंड फाइनली हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि C4 साइकिल एक्चुअल में होता कैसे है और C4 प्लांट्स के अंदर होता क्यों है। हमने ये तो पढ़ा कि क्रेन्स एनाटॉमी है, लेकिन क्रेन्स एनाटॉमी की वजह से यहाँ पर C4 साइकिल हो क्यों रहा है उसके बारे में हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि C4 साइकिल जो है C4 प्लांट्स के अंदर क्यों होता है। मीजोफिल और बंडल शीथ की हमने बात की, तो किस तरह से होता है वो देखें आप। हमने C4 साइकिल की बात की है कि किसके अंदर होगा, C4 प्लांट्स के अंदर होगा। ठीक है, C4 प्लांट्स कौन है, जिनके पास में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट यानी कि दो तरह की स्ट्रक्चर हो गई है। एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं मीजोफिल या पर्णमध्योतक, और दूसरी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ या पुलाच्छद। तो दो स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमने स्ट्रक्चर में देखा कि मीजोफिल पहले है,
देन बंडल शीथ होता है, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं, हमने कहा था CO2 स्टोमेटा के थ्रू आएगी, तो जो स्टोमेटा है उनके कांटेक्ट में पहले कौन है, मीजोफिल है। तो जो मीजोफिल होता है ये CO2 को एक्सेप्ट करेगा। हमने C3 साइकिल में पढ़ा कि CO2 एक्सेप्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम होना ज़रूरी है, रुबिस्को एंजाइम होना बहुत ज़रूरी है। बस यही रीज़न है कि C4 प्लांट्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो C4 प्लांट्स का मीजोफिल है, उस मीजोफिल के अंदर रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। यही रीज़न है कि इनके अंदर C3 के साथ साथ C4 साइकिल होगा। अच्छा, जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम बंडल शीथ में तो ज़रूर पाया जाएगा, यानी कि जो बंडल शीथ है, इस बंडल शीथ में C3 साइकिल हो जाएगा। अब यहाँ पर रुबिस्को नहीं है, तो जब रुबिस्को नहीं है तो CO2 को RUBP बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एंजाइम अपने ही सबस्ट्रेट, अपने ही क्रियाकारक के साथ में रिएक्शन करवाता है। जब रुबिस्को ही नहीं है तो RUBP CO2 से रिएक्शन नहीं कर सकता, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, C4 साइकिल चलेगा। फिर C4 साइकिल क्या करता है, C3 साइकिल के थ्रू जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मेशन करता है। अब मीजोफिल के अंदर CO2 तो बाइंड होगी, भले ही रुबिस्को ना हो, तो इसलिए यहाँ पर रुबिस्को की जगह एक दूसरा एंजाइम आ जाता है और उस एंजाइम का नाम है PEP कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज हम जानते हैं, जब हमने रुबिस्को पढ़ा तो हमने पढ़ा कि उसके पास में दो ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज। कार्बोक्सिलेज ग्रुप क्या करता है, CO2 को बाइंड करेगा। तो यहाँ पर भी इस एंजाइम के पास में क्या है, कार्बोक्सिलेज ग्रुप है, लेकिन ये कार्बोक्सिलेज CO2 की रिएक्शन अपने सबस्ट्रेट के साथ कराएगा और यहाँ इसका सबस्ट्रेट कौन है, PEP। तो ये जो PEP है, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड, हम बात कर चुके हैं इसके आगे। तो PEP जो है इसके साथ में CO2 जुड़ेगा और क्या बनेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फर्दर रिएक्शंस होंगी और उसके बाद में फिर C3 साइकिल के थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, शुगर का फॉर्मेशन होगा, शर्करा बनेगी। बस अब हमें ये पढ़ना है कि शर्करा क्यों कैसे बनती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो C4 प्लांट्स हैं उनके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनमें C4 साइकिल हो रहा है। तो उनके पास मीजोफिल में रुबिस्को नहीं है, बंडल शीथ में रुबिस्को है, मीजोफिल में नहीं है, इसलिए रुबिस्को की जगह वहाँ पर कौन काम करता है, PEP कार्बोक्सिलेज। अब PEP कार्बोक्सिलेज अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करवाएगा, RUBP के साथ तो नहीं करवाएगा, इसलिए यहाँ पर C3 ना होकर C4 साइकिल होता है। तो ये भी चीज़ याद रखें कि C4 प्लांट्स के अंदर मीजोफिल में C4 और बंडल शीथ में C3 साइकिल होता है। स्टूडेंट, अब हम C4 साइकिल पढ़ने वाले हैं। हमने मान लिया है कि प्लांट जो है उसके अंदर एक साइड में मीजोफिल यानी कि मीजोफिल सेल्स हैं और फिर बाद में क्या है, बंडल शीथ सेल्स हैं। तो किस तरह से दोनों में साइकिल कंप्लीट होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म्स के थ्रू समझेंगे क्योंकि हम सबके इलेबोरेट नेम पढ़ चुके हैं। देखें किस तरह से होता है। जो मीजोफिल सेल्स हैं, मीजोफिल सेल्स में हमने कहा कौन प्रेजेंट होता है, PEP, फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड। फोस्फोइनोल पायरुविक एसिड के पास में है 3 कार्बन। ये क्या करेगा, CO2 के एक मॉलिक्यूल को बाइंड करेगा। PEP के साथ में CO2 यानी कि PEP का कार्बोक्सिलेशन करवाना है तो कौन करवाएगा, PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम करवाएगा। कौन करवाएगा, PEP कार्बोक्सिलेज। तो ये जो PEP कार्बोक्सिलेज है ये क्या करता है, CO2 को बाइंड कर लेता है PEP के साथ में और बनाता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के पास में कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन। PEP के 3 कार्बन, CO2 का 1 कार्बन, टोटल हो गए 4 कार्बन। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, C4 साइकिल, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। प्रथम स्थायी उत्पाद कौन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। आगे बात करते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड अपने ही दूसरे कार्बनिक एसिड में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये कार्बनिक एसिड है वैसे ही ये क्या करेगा, आगे जाकर मैलेट या फिर हम इसको बोल सकते हैं मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब मैलेट कैसे बनाएगा, मैलेट बनाने के लिए ये क्या करता है, अपना डिहाइड्रोजनेशन करता है। तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलेट बन जाएगा। ये एक रिएक्शन जो है ये मीजोफिल में कंप्लीट होगी। इस तरह से CO2 बाइंड हो चुकी है। अब ये जो मैलेट है
ये मैलेट क्या करता है, बनने के बाद मीजोफिल से कहाँ चला जाता है, बंडल शीथ के अंदर। मैलेट या मैलिक एसिड बंडल शीथ में ट्रांसफर हो जाएगा। कितने कार्बन है इसके पास भी, 4 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कोई कार्बन एडिशन अब नहीं हो रहा है, तो इस तरह से इसके पास में 4 कार्बन है। मैलेट क्या करता है, पहले हुआ था कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलीकरण, ये करता है डी कार्बोक्सिलेशन या वी कार्बोक्सिलीकरण। तो इस तरह से डी कार्बोक्सिलेशन होगा। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, CO2 का रिलीज हो जाना। 4 कार्बन का मैलेट है, CO2 रिलीज हो गया तो कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन, और 3 कार्बन से बनता है पायरुविक एसिड। तो यहाँ पर बनेगा पायरुविक अम्ल, जिसके पास में कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन। CO2 को हम यहीं छोड़ देते हैं। ये पायरुविक एसिड जैसे ही बन जाएगा, ये क्या होगा, डिफ्यूज हो जाएगा। कहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगा, ये डिफ्यूज हो जाएगा वापस से मीजोफिल सेल्स के अंदर। मैलेट आया था बंडल शीथ में, पायरुविक बन गया, वापस कहाँ चला गया, मीजोफिल में। ठीक है, मीजोफिल में जाके इट यूजेस ATP, किसका यूज करता है, ATP का, और क्या बनाता है, ADP। ATP से ADP बना, दैट मीन्स एक फॉस्फेट यूज हो गया है। उस फॉस्फेट को किसने यूज किया, पायरुविक एसिड ने, और क्या बनाया, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड। ये तो एक साइकिल फॉर्म थी जो कंप्लीट हो गई। दिस इज C4 साइकिल, ये पूरा कंप्लीटली किया था C4 साइकिल। ये जो CO2 यहाँ आई है, अब इसका क्या होगा, यहाँ से CO2 फिक्स करके कहाँ लाई गई है, बंडल शीथ में, और छोड़ दी गई। जैसे ही CO2 बंडल शीथ में छोड़ी गई, यहाँ पर कौन प्रेजेंट होता है, RUBP, और इसका एंजाइम रुबिस्को। हमने कहा मीजोफिल में तो रुबिस्को नहीं है, लेकिन बंडल शीथ में तो होगा ना। तो बंडल शीथ में जो रुबिस्को है, ये RUBP को CO2 के साथ बाइंड करता है। CO2 का अभी हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन धीरे धीरे और भी मॉलिक्यूल यहाँ पर आ जाएंगे। तो RUBP CO2 से बाइंड होगा, हमें पता ही है क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बनाता है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड RUBP भी बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, शुगर भी बनाता है, शर्करा भी बनाता है। तो इस तरह से ये पूरा साइकिल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है C3 साइकिल। तो आप देख सकते हो कि जो बंडल शीथ होती है उसके अंदर C3 साइकिल, और जो मीजोफिल होता है उसके अंदर C4 साइकिल प्रेजेंट होता है। इस तरह से C4 साइकिल ऑल्टरनेट है। जो डिग्री स्टूडेंट्स हैं लाइक BSc MSc, उनके लिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आपको पूरा फ्लो चार्ट बनाना होता है, डायग्राम। पर जो नीट के और नेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है। बंडल शीथ से मीजोफिल से बंडल शीथ में क्या जा रहा है, बंडल शीथ से मीजोफिल में क्या आ रहा है, C4 प्लांट्स में क्यों हो रहा है C4 साइकिल, मीजोफिल के पास में कौन सा एंजाइम नहीं है, बंडल शीथ के पास में रुबिस्को प्रेजेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और साथ में C3 और C4 साइकिल जो है उसका डिफरेंस, उसका कंपैरिजन भी पूछ सकते हैं। C4 साइकिल के बारे में कुछ पॉइंट्स आप याद रखें। जैसे हमने कहा कि ये तो हो गई से ऑल्टरनेट है। C4 साइकिल जो है, C4 साइकिल जो जिन प्लांट्स के अंदर मिलेगा, C4 प्लांट्स के अंदर वो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन में मिलने वाले प्लांट होते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। मीन्स ये प्लांट हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। साथ में ये लो CO2 में भी अपना काम कर सकते हैं, जबकि जो C3 प्लांट्स हैं अगर लो CO2 होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे। ऑक्सीजन ज़्यादा हो तो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब ऑक्सीजन अधिक हो जाती है तो वो प्लांट्स पर इनहिबिटरी या संदमक प्रभाव डालती है। इसे हम वारबर्ग इफेक्ट कहते हैं, वारबर्ग इफेक्ट।
क्या है वारबर्ग इफेक्ट? जब ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वो प्लांट्स पर इनहिबिटरी इफेक्ट डालेगी, संदमक प्रभाव डालेगी, यानी कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस को कम कर देगी। तो वारबर्ग इफेक्ट, क्योंकि वारबर्ग ने बताया, तो C4 प्लांट्स पे कोई वारबर्ग इफेक्ट नहीं होता, चाहे CO2 कम हो या ऑक्सीजन ज़्यादा हो, दोनों ही कंडीशन में ये अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जबकि जो C3 प्लांट्स हैं, अगर CO2 कम होगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से C4 और C3 प्लांट्स के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप उस तरह से मुझे बताएं। इसी तरह से आप मेरी क्लासेस ज़रूर देखते रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।